आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि स्वतंत्रता की कोटि से आप क्या समझते हैं। एक परमाणु, द्विपरमाणु तथा बहुपरमाणु गैसों की स्वतंत्रता कोटियां ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। तो स्वतंत्रता कोटि क्या मतलब होता है। स्वतंत्रता कोटि का मतलब होता है कि एक अणु कितने प्रकार स्वतंत्र प्रकार से गतियां कर सकता है। मतलब अणु कितने दिशाओं में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है या चल सकता है। तो हम ये लिख लेते हैं, एक कण की स्वतंत्र गतियां कितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है। एक कण अथवा वह कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा विनिमय कर सकता है। इसका ये भी मतलब होता है वह अब ऊर्जा विनिमय कर सकता है क्या मतलब होता है। ऊर्जा विनिमय कर सकता है मतलब होता है कि वो उसके अंदर कितने प्रकार की गतिज ऊर्जाएं, जैसे कि घूर्णन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, कंपनिक ऊर्जाएं। तो इसको हम कहते हैं ऊर्जा विनिमय। कितने प्रकार से ऊर्जाओं का आदान प्रदान कर सकता है, तो इसको हम समझते हैं अभी। तो इसका दो मतलब होता है, एक तो वह कितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है और कितनी स्वतंत्र प्रकार से ऊर्जा विनिमय कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक परमाणु गैस के लिए क्या होता है। तो इसमें स्वतंत्र की कोटियां पूछी गई हमसे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक परमाणु गैस। एक परमाणु गैस क्या होती है, ऐसे गैस जिनके अणु एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन। सभी अक्रिय गैसें एक परमाणु गैसें हैं। नियॉन, आर्गन, इनके जो अणु होते हैं वो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो यदि हम समझें कि स्वतंत्र की कोटि से क्या मतलब है, तो मान लीजिए ये हम पहले एक्स वाई जेड तल बना लेंगे। ये हमारा एक्स है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक बना लिया। अब हम यहाँ पर एक, क्योंकि ये जो इनका अणु है वो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, तो एक ही परमाणु होगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होगा। ये मान लीजिए किसी भी एक परमाणु गैस का अणु है, तो क्या होगा। अब ये जो कण चाहे वो एक्स अक्ष के अनुदिश गति भी कर सकता है, वाई अक्ष के अनुदिश भी गति कर सकता है और जेड अक्ष के अनुदिश भी गति कर सकता है। तो इसमें जो गतियां कितनी कर सकता है, ये तीनों अक्ष के अनुदिश कर सकता है। तो तीनों अक्ष में गति कर सकता है, तो तीनों अक्ष में इसकी गतिज ऊर्जाएं भी होंगी। तो इसमें जो स्वतंत्रता कोटि है वो हो जाएगी हमारी 3। लेकिन गति करने के अलावा ये इस अक्ष के परितः घूम भी सकता है। मान लीजिए ऐसे घूमने लगे, इसी एक्स अक्ष के परितः इसी बिंदु पर वो घूमने लगे, या फिर वाई अक्ष के परितः इससे घूमने लगे। मतलब किसी भी अक्ष के परितः ये घूम भी सकता है, लेकिन क्या होता है, इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है ये बहुत ही कम में होता है। इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। तो इसके घूर्णन के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है वो 0 हो जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं, हम इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा को नगण्य मान लिखते हैं, तो हम उसको इसमें नहीं लिखते हैं। इसीलिए हम इसकी स्वतंत्र की जो कोटियां बताते हैं वो 3 बताते हैं। अब हम तो वैसे इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी, लेकिन तो मतलब ये घूमने के लिए भी स्वतंत्र है, लेकिन वो जो है वो नगण्य है, क्योंकि इसका जो जड़त्व आघूर्ण बहुत ही कम है। इसीलिए हम इसको नगण्य मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं द्विपरमाणु गैस की। द्विपरमाणु गैस में क्या होगा,
इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा लिख लीजिए 0 है। जीरो तो नहीं होती है बिल्कुल, लेकिन नगण्य होती है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं, इसलिए हम इसका मान 3 ही रखते हैं। अब द्विपरमाणु गैस के लिए हम पहले एक निर्देशांक बनाते हैं। अब द्विपरमाणु गैस में क्या होती है, द्विपरमाणु गैसें वो होती हैं जो कहीं दो अणुओं से मिलकर बनी होती है, इसको हम द्विपरमाणु गैस कहते हैं। तो इनके दो अणु होंगे तो वो क्या होंगे, किसी रेखा के द्वारा जुड़े होंगे। मान लीजिए अणु की अक्ष है जिसको हमने हरे रंग से दिखाया है, तो इसका एक अणु जो होगा वो इस तरफ होगा अक्ष के, और दूसरा जो अणु होगा वो इसके दूसरी तरफ होगा, क्योंकि ये द्विपरमाणु गैस है। तो ये कुछ इस तरह होंगे। तो क्या होगा, अब जब देखिए ये भी दोनों अणु एक साथ एक दूसरे अच्छे से जुड़े हैं, ये मान लीजिए ये अणु की अक्ष है, तो ये पूरा का पूरा जो निकाय है, मतलब ये पूरा, ये किसी भी अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए स्वतंत्र है। ये एक्स अक्ष के अनुदिश भी जा सकता है, वाई अक्ष के अनुदिश भी जा सकता है, और जेड अक्ष के अनुदिश भी जा सकता है। तो स्थानांतरित जो इसमें गतियां हैं वो 3 तो हैं, वो तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन घूर्णन का क्या है, ये देखिए ये वाई एक्स के अनुदिश जब घूमेगा तो ये पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा, इधर से ऐसे 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 ओमेगा वेग से, या फिर जेड एक्स के अनुदिश घूमेगा जब ये, तो फिर तो भी ये ऐसे ऐसे ऊपर से घूमेगा। इसको हम रेफरेंस दिखाते हैं। जब ये जेड एक्स के अनुदिश घूमेगा तो ये पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा ओमेगा से, लेकिन जब ये एक्स अक्ष के अनुदिश घूमेगा तब ये उसी अक्ष के अनुदिश घूमेगा जो इनको मिला रही है, मतलब अपनी अक्ष के परितः ही घूमने लगेगा। जब ये एक्स अक्ष के अनुदिश घूमेगा ओमेगा सही से, तो क्या होगा, जब ये अपनी अक्ष के परितः घूमेगा तब जो इसका है जड़त्वागुण नगण्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपने ही अक्ष के परितः घूम रहा है ना, तो जड़त्वागुण नगण्य हो जाएगा। तो इसमें कितनी गतियां आएंगी, 3 गति तो आ जाएंगी इसकी स्थानांतरित, और 2 आएंगी घूर्णन। घूर्णन की जो 2 गतियां होंगी वो उसके अक्ष के अणु को मिलाने वाली अक्ष के लंबवत अक्ष के परितः होंगी, क्योंकि अणु को यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे जो है वो अणु की अक्ष है, तो वाई और जेड जो अक्ष है वो एक दूसरे के लंबवत हैं, जिसके परितः उसका जो जड़त्वागुण है वो नगण्य नहीं होगा और उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। तो इसकी जो स्वतंत्रता कोटि होगी वो हो जाएगी हमारी 3 + 2 = 5। 3 कौन सी है, ये स्थानांतरित है, और ये 2 जो है ये घूर्णन है। तो कुल मिलाकर हो जाती है हमारी 5। तो इसकी स्वतंत्रता कोटि कितनी है, इसकी 5 है। अब हम बात करते हैं बहुपरमाणु गैस की। बहुपरमाणु गैस, अधिक परमाणु गैस में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, etc। अब हम बात करते हैं बहुपरमाणु गैस की। बहुपरमाणु गैसों में क्या होता है, बहुपरमाणु गैसों में वो गैसें आती हैं जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसका पहले हम निर्देशांक तल बना लेते हैं। बहुपरमाणु गैस जैसे पानी की जलवाष्प ले लीजिए, क्योंकि पानी तो गैस नहीं लेकिन वाष्प इसका जो है वो गैस है, ये वाष्प होगा H2S, इस तरह की गैस है। तो इनके जो अणु की जो संरचना होनी चाहिए वो ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ इस तरह होनी चाहिए, मतलब तीनों अणु जो हों एक सरल रेखा में ना हो, क्योंकि अगर तीनों अणु जो एक सरल रेखा में हो जाएंगे, तो मान लीजिए जैसे कि ये सरल रेखा में हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए और ऐसे हुए, तो इनका अपनी अक्ष के परितः जो घूर्णन होगा वो 0 मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से इनका जो जड़त्वागुण है वो नगण्य हो जाएगा, इसलिए ये जो इससे जो स्वतंत्र की कोटि आएगी वो 0 हो जाएगी, तो फिर इनकी भी घट जाएंगी। लेकिन जब हम लोग ये बताते हैं कि स्वतंत्रता की इसकी कोटि की गणना करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अणु सरल रेखा में नहीं है, सरल रेखा में
स्थित नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। नहीं तो क्या होगा, जब सरल रेखा में हो जाएंगे तो एक अक्ष के परिवर्तन का जो जड़त्व आघूर्ण है वो 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक अणु ये हमारा, एक अणु ये है, एक अणु ये है, ये तीनों आपस में जुड़े हैं रासायनिक बंध द्वारा। तो क्या होगा, ये तीनों गति करने के लिए तो पूरा पूरा सिस्टम किसी भी अक्ष के परितः जा सकता है। मान लीजिए एक्स अक्ष के परितः चला जाएगा, वाई अक्ष के परितः चला जाएगा और जेड अक्ष के परितः भी चला जाएगा। लेकिन जब घूर्णन होगा तो क्या होगा, ये देखिए ये पूरा पूरा जो सिस्टम बनाया है हमने यहाँ पे तीनों अणुओं को मिला के, वो मान लीजिए यदि वाई अक्ष के परितः घूम रहा है तो इस अणु का जो है इसका इसका तो जड़त्व आघूर्ण नगण्य हो जाएगा, तो इसका स्वतंत्र कोटियां 0 हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों अणु की जो है, अणु नंबर 2 और 3 की, इसकी स्वतंत्र कोटियां जो है वो 0 नहीं होंगी। तो इसीलिए जब ये इस वाई अक्ष के परितः भी घूमेगा तो भी इसके पास कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा आएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो इसके परितः भी घूर्णन गतिज ऊर्जा हो गई। अब जब ये अपने एक्स एक्स के अनुदिश घूमेगा तब क्या होगा, तब अणु नंबर 2 और 3 जो कि अपने अक्ष के परितः घूमेंगे, क्योंकि ये सिस्टम पूरा ऐसे घूमेगा। और लेकिन ये वाला अणु क्या होगा, ये वाला अणु जो होगा वो पूरा इतनी दूरी के बराबर की त्रिज्या पे चारों तरफ ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। और ये दोनों अपनी अक्ष के परितः घूमेंगे ऐसे, तो इन दोनों का तो 0 हो जाएगा 2 3 का, लेकिन एक का 0 नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा, जेड अक्ष के एक्स अक्ष के परितः भी जड़त्व आघूर्ण 0 नहीं होगा। अब जब जेड अक्ष के परितः घूमेंगे तो जेड अक्ष के परितः क्या होगा, जेड अक्ष के परितः जो पूरा पूरा सिस्टम ही घूमेगा ऐसे। तो क्या होगा, जेड अक्ष के परितः तीनों अणु घूमेंगे कुछ दूरी पे, तो इससे क्या होगा, जेड अक्ष के परितः भी जड़त्व आघूर्ण जो है, ये जो ओमेगा जेड है, ये ओमेगा एक्स के था, ये ओमेगा वाई के था, वाई एक्स के पर। तो जब जेड एक्स के पर तक घूमेंगे तब भी कुछ 0 नहीं होगा। तो इसमें जो स्वतंत्रता की कोटि हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 3 तो गति हमें सीधे सीधे देख रही थी, ये हो जाएंगी 3 + 3 = 6। तो 3 मतलब स्थानांतरित और 3 जो है घूर्णन। तो इसमें सभी प्रकार की गतिज ऊर्जाएं हैं। यदि एक दूसरे के प्रति कंपन भी करेंगे अपने अक्ष के प्रति, तो इनकी जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, तो मतलब स्वतंत्रता कोटियां भी बढ़ जाएंगी। लेकिन समान ताप पर हम लोग इनके कंपन को नगण्य मानकर चलते हैं, इसीलिए इनके कंपन की गतिज ऊर्जा नहीं ली जाती। पर यदि क्या होता है कि ये तीनों अणु एक सरल रेखा में स्थिर हो जाते हैं, तो ये जो अणु नंबर 1 है ये आ जाता हमारा इसके मूल बिंदु O पर। तो क्या होता है, जब ये एक्स अक्ष के परितः घूमते तो इस अक्ष के परितः जो है वो जड़त्व आघूर्ण नगण्य हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो है एक स्वतंत्रता कोटि जो है वो खत्म हो जाती है। तो फिर इनकी संख्या जो होती है वो भी 5 हो जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो अणु है वो सरल रेखा में स्थिर नहीं होने चाहिए। तो इसका यही हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।